बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। हमारा साइंस का क्लास अभी चल रहा है, तो साइंस के क्लास की कड़ी में आज हम तीसरे क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण सवालों को आप देखेंगे और इनका डिटेल एनालिसिस समझेंगे। और ये सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके SC/ERT के बुक से, क्लास 8 के बुक से लिए गए हैं। सारे सवाल क्लास 8 के बुक से अभी लिए गए हैं। इसके बाद फिर बाकी के किताबों से सवाल निकाल करके आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरह से और पूरे क्लास को अच्छे से वॉच करेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपको लगते हैं आप उनको नोट करते चलें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों का अपना नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका pH न्यून होगा यानी कि सबसे कम होगा। ऑप्शंस हैं दूध, लार, खून और अमाशय रस। तो इन चार में से सबसे कम pH मान वाला कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं दूध, लार, खून और अमाशय रस का, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति है वो है अमाशय रस की। और जिसकी प्रकृति सर्वाधिक अम्लीयता वाली होगी उसका pH उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि ध्वनि का तारत्व किसके ऊपर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आवृत्ति, तीव्रता, वेग और आयाम। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण कौन सा होता है। पार्श्व दृश्य दर्पण से आप क्या समझते हैं। तो जो साइड मिरर लगे होते हैं किसी भी वाहन में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो इत्यादि, जो भी आप देखते होंगे कि साइड मिरर के रूप में एक दर्पण लगा हुआ रहता है, जिसमें पीछे से आने वाले वाहनों का प्रतिबिंब दिख जाता है। इसकी दृष्टि काफ़ी व्यापक होती है और जो भी वाहन पीछे आ रहे हैं उनका छोटा प्रतिबिंब इसके अंदर बनता है। तो यह दर्पण कौन सा होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग DC कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग AC कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। और दिष्ट धारा को हम लोग क्या कहते हैं, DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो AC से DC में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शंस यहाँ है ट्रांसफार्मर, डायनेमो, दोलक और आर्मेचर, या फिर पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वो रेक्टिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो रेक्टिफायर कहलाता है। और ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है रेक्टिफायर, तो हम पांचवा ऑप्शन टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर नोट पॉइंट में दे दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र जो है वो रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला कौन सा कोशिकांग है। क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला एक अंग जो है वो क्रोमोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अम्ल वर्षा वायु में, यहाँ पे हर्षों की मात्रा है, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। ऑप्शंस हैं पहला CO और CO2, दूसरा है SO2 और NO2, तीसरा है ओजोन और धूल, चौथा है आपका H2O और CO। पांचवा ऑप्शन के साथ जाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अम्ल वर्षा जो है, एसिड रेन, जिसमें मुख्य रूप से आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों की मात्रा होती है एसिड रेन में। ठीक है, अम्ल वर्षा जब भी होती है तो उसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। और इन दोनों के निर्माण में
SO2 और NO2 की भूमिका है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भूमिका है। इन दोनों के सांद्रण से ही, अधिक सांद्रण के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। और मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में जहाँ चमड़े की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे कि आगरा का जो क्षेत्र है वहाँ चमड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और इस वजह से वहाँ एसिड रेन बहुत ज़्यादा होती है और उसका दुष्प्रभाव ताजमहल के ऊपर भी पड़ रहा है। उसका रंग भी धीरे धीरे पीला पड़ रहा है और इसको लेकर के वहाँ बहुत सारी चेतावनी वगैरह भी जारी की गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इधर एक्सप्लेन किया गया है इस चित्र के माध्यम से। SO2 और NO2 की सांद्रता जब बढ़ जाती है वायुमंडल में तो यह जो है HNO3, H2SO4 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वापस धरती पर गिरती है और ये मानव के लिए साथ ही साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? ऑप्शंस आपके हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड। इन चार में से सही ऑप्शन होगा या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को कि एंजाइम जो भी हैं वो प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक लौह अयस्क है? लोहे का अयस्क है। ठीक है, जिससे लोहा धातु प्राप्त की जाती है, लोहे का निष्कर्षण होता है। ऑप्शंस आपके हैं हेमेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, सिनेबार और पांचवा ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट मुख्य रूप से लोहे का अयस्क होता है जिसमें से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, वात्या भट्टी के द्वारा लोहे का निष्कर्षण होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और डोलोमाइट और सिनेबार किसका अयस्क है? आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का डोलोमाइट और सिनेबार ये किसका अयस्क है? चलिए, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोगों ने लाल चींटी जरूर देखा होगा और कभी कभी बाइट भी किया होगा लाल चींटी ने आप लोगों को। और जब लाल चींटी काटती है तो क्या होता है, वहाँ पे सूजन हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पित्ती हो जाना। तो वो जो पित्ती हो जाती है लाल चींटी के काटने की वजह से, वो किस अम्ल के कारण होती है? उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। एक एनिमेटेड पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। तो लाल चींटी का जो डंक निकलता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शंस हैं सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, पेंसिल को जब हम लोग छीलते हैं तो उसकी जो काली काली लीड निकल कर के आती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, और वह ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होती है। इसलिए पेंसिल के द्वारा कभी भी बिजली से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा झटका लग सकता है। यहाँ पर देखिए, ग्रेफाइट के द्वारा ये पेंसिल का निर्माण, पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। चलिए, अगला सवाल है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब गतिशील कण कौन से होते हैं? ऑप्शंस है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी तार में तो विद्युत धारा में जो प्रवाहित कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। अगला सवाल है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? आप लोगों ने हीटर देखा होगा। यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया गया हीटर है ना। यहाँ पे आंसर भी आप लोगों को पता चल गया, नाइक्रोम। तो यहाँ जो इसमें देखिए कुंडली तो ये तो तार है, ये तार नाइक्रोम की बनी होती है जिसका गलनांक उच्च होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगला सवाल हमारा आ चुका है। तो ये पाचन तंत्र से लिया हुआ सवाल है और हमारे पाचन तंत्र के सिस्टम में कई सवाल बनते हैं।
तो उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो आप लोगों को इस क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक सवाल आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और वह ग्रंथि है यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, यह जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ पर चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लीवर का इतना बड़ा एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्राणी समपोषी जीव नहीं है। जीवों के अलग अलग प्रकार होते हैं। मृतजीवी पोषण है ना, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में ही एक प्राणी समपोषी जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत हम मानव भी आते हैं, मेढक भी आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कि कौन एक प्राणी समपोषी जीव नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोल कृमि। यह परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, जो हमारे शरीर में निवास करता है, हमारी आंतों में निवास करता है। गोल कृमि, फीता कृमि है ना, हुक कृमि, ये तीनों मुख्य रूप से कृमि हैं। और इसके निवारण के लिए हम लोग अपने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां देते हैं। चलिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला सवाल है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। हमारे जो दांत होते हैं, तो दांत का जो सबसे ऊपरी परत है वह परत क्या कहलाता है, वह परत कहलाता है इनामेल। ठीक है, क्या कहलाता है, इनामेल कहलाता है। ऑप्शंस हैं आपके, पहला डेंटाइन है। देखिए, जो दांत है, दांत का निर्माण मुख्य रूप से डेंटाइन से होता है। ठीक है, दांत का निर्माण डेंटाइन से होता है, लेकिन जो उसके ऊपर की परत है, जो सफ़ेद परत है, वह इनामेल होती है। और ये सबसे मजबूत, हमारे शरीर में जो सबसे मजबूत पदार्थ है वह इनामेल ही है। ठीक है, चलिए, कोलन अलग चीज़ है। कोलन हमारे आंतों में पाया जाता है। एपिग्लॉटिस, ये हमारे कंठ द्वार के पास, इसको निगल द्वार कहते हैं। सॉरी, निगल द्वार और सांस नली दोनों को ढकने वाला एक ढक्कन होता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और यही एपिग्लॉटिस जो है किसी भी खाद्य पदार्थ को या पानी को जब हम लोग पीते या खाते हैं तो उसको श्वास नली में जाने से बचाता है, क्योंकि जब हम लोग खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है सांस नली को ढक देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, ये दांत की संरचना है, और दांत की संरचना में डेंटाइन जो है मुख्य भाग है। ठीक है, नीचे जो है आपका मसूड़ों से जुड़ा हुआ ये पल्प कहलाता है। इसके बाद जो दांत का जो मुख्य हिस्सा होता है, जो पीले रंग का होता है, वह डेंटाइन कहलाता है। और इसके ऊपर जो सफ़ेद परत चढ़ी होती है, जिसे हम लोग देखते हैं, तो वो इनामेल कहलाती है। और ये सबसे मजबूत पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होता है। अगला सवाल है, ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी वस्तु के किसी भी तापमान पर आग पकड़ने का ताप। पहला ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। वस्तु के पूरी तरह जलने का ताप, ये भी गलत है। वस्तु के आग पकड़ने का न्यूनतम ताप, ये सही ऑप्शन है। वस्तु के आग पकड़ने का अधिकतम ताप, ये गलत है। ज्वलन ताप क्या होता है, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए कौन सी युक्ति बनाई जाती है। वस्तु के आवेश का जांच करने के लिए विद्युतदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युतदर्शी बनाई जाती है। और एक क्लास 8 वाले चैप्टर में दिया हुआ है, वहीं से इस सवाल को लिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक विद्युतदर्शी बनाई गई है। इसके माध्यम से किसी भी वस्तु के अंतर्गत आवेश है या फिर नहीं है, वो इसकी जांच किया जाता है। इनमें से कौन सा पर्व कटाई पर्व नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पोंगल, बैसाखी, मकर संक्रांति, बिहू। आप कहिएगा कि साइंस में सवाल कैसे आ गया। तो साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है आपका क्लास 8 में, फसल उत्पादन वाला, और फसल उत्पादन वाले चैप्टर में ही ये पॉइंट दिया हुआ है, वहीं से इस सवाल को तैयार किया गया है। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, पोंगल ये कटाई पर्व है, बैसाखी ये भी कटाई पर्व है, मकर संक्रांति ये भी कटाई पर्व है, बिहू भी कटाई पर्व है। कटाई पर्व का मतलब होता है कि जब फसल उत्पादन होता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, पर्व त्यौहार मनाते हैं। नए नए अनाज जब लोग खेत से लेकर के आते हैं अपने घरों में, तो उसी की खुशी में जो पर्व मनाए जाते हैं उनको हम लोग कटाई पर्व के नाम से जानते हैं। तो इस
प्रश्न के लिए हमारा पांचवा ऑप्शन होगा एक से अधिक वाला सही। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में पांचवा ऑप्शन काम में आएगा। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दिए गए विकल्पों में सभी पर्व जो है वो कटाई पर्व हैं, इसलिए हमारा पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक की काफ़ी आसान सा सवाल है। बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे। बारिश होने पर मिट्टी में उत्पन्न होने वाली खुशबू का कारण क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी से एक सोंधी सोंधी खुशबू आती है। तो वह खुशबू क्यों आती है? पहला ऑप्शन है कि मिट्टी में पाए जाने वाले रसायन के कारण। दूसरा है मिट्टी की अपनी खुशबू होती है जो हमें महसूस होती है। तीसरा है मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। चौथा है फूलों की खुशबू के कारण ऐसा होता है। या फिर आप पांचवें ऑप्शन के साथ जाइएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें मिट्टी के ऊपर गिरती हैं, तो ये सूक्ष्म जीव उड़ कर के हमारे नाकों तक आते हैं और उसी की खुशबू से ऐसा लगता है कि मिट्टी की महक आ रही है। अगला सवाल, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। VVI में आप टिक लगाइएगा इसको, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं फैक्चुअल सवालों में। जब भी आते हैं तो इस तरह के सवाल आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। SCERT के बुक से लिया हुआ चैप्टर। सारा प्रश्न जो अभी आप देख रहे हैं ये सारे सवाल SCERT से लिए गए हैं और क्लास 8 के साइंस के बुक से लिए गए हैं। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, इसका सही ऑप्शन हमारा है एडवर्ड जेनर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। बरौनी तेल शोधक कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी आपका क्लास 8 के चैप्टर ईंधन से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है बरौनी तेल शोधक कारखाने के बारे में। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होता है। पेट्रोलियम की शुद्धिकरण के फलस्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नैफ्थलीन, मोम, बिटुमेन, अलकतरा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी क्रम में बरौनी तेल शोधक कारखाने का जिक्र किया गया है और वहाँ पे बताया गया है कि रूस एवं रोमानिया के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। और ये स्थापित किया गया था आपका 1964 में। 1964 ईस्वी में ये बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वह रूस एवं रोमानिया के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विलुप्त जीव है। विलुप्त जीव यानी कि जो हमारे धरती पर से अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है। एक भी प्रजाति अब उनकी नहीं बची हुई है, उनको हम विलुप्त जीवों की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि डायनासोर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन एक विलुप्त जीव है ये बताना है। मगरमच्छ, तो हम अपने आसपास मगरमच्छ देखते हैं, तालाबों में, नदियों में मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ये विलुप्त जीव अभी नहीं है, विलुप्त प्राय की श्रेणी में भले जा चुका है। सुनहरी बिल्ली भी विलुप्त प्राय श्रेणी में जा चुकी है, लेकिन अभी तक विलुप्त नहीं हुई है। तीसरा ऑप्शन डोडो, ये सही है। डोडो पक्षी है और यह विलुप्त जीव है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसका अब एक भी प्रजाति जीवित नहीं है हमारी पृथ्वी पर। सोंस या डॉल्फिन, ये यहाँ पर विलुप्त जीव नहीं है, विलुप्त प्राय की श्रेणी में ये भी जा चुका है। तो तीसरा ऑप्शन डोडो सही है। और डोडो यह जो पक्षी है यह मुर्गे की तरह दिखने वाला एक पक्षी था जो मुख्यतः मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। डोडो जो है वो मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था, जो कि उड़ नहीं सकता था, नहीं उड़ सकने वाला पक्षी था, इसे उड़ा नहीं जाता था। जैसे मुर्गे होते हैं ज़्यादा उड़ नहीं पाते, उसी प्रकार से यह भी नहीं उड़ सकने वाला पक्षी था। और चूँकि यह उड़ नहीं सकता था इसलिए आसानी से पकड़ा जाता था और इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था, जो इसके सफाई का कारण बना। वर्तमान समय में डोडो पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है, जैसे हमारी धरती भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन धरती से भी ज़्यादा झुका हुआ कौन सा ग्रह है। ऑप्शन से आपके पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शनि या फिर पांचवा ऑप्शन होगा
तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा यूरेनस, अरुण को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। ये आप देखिए चित्र में, ये काफ़ी ज़्यादा झुका होता है और इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक मादा जननांग है। ठीक है, फीमेल ऑर्गेनिज्म है, वृषण, गर्भाशय, शिश्न, शुक्रवाहिनी या फिर पांचवा ऑप्शन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है पांचवा, गर्भाशय। गर्भाशय एक मादा जननांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो कि वृषण से स्रावित होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लग जाता है और तापमान की क्या स्थिति होती है। तापमान स्थिर रहता है या फिर बढ़ जाता है या फिर घटता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या फिर आप पांचवें ऑप्शन के साथ जाइएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कि जब ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म किया जाता है तो तापमान जो है वो स्थिर रहता है। तापमान क्या होता है, तापमान पहले स्थिर रहता है और जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाती है उसके बाद टेम्परेचर जो है वो हाई होना शुरू होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। अमीबा से एक सवाल है, अमीबा में भोजन का पाचन। तो अमीबा से देखिए कुछ और सवाल बनते हैं, जैसे कि अमीबा में भोजन का ग्रहण, भोजन अंतर्ग्रहण किस अंग के द्वारा होता है। तो वहाँ पे कूटपाद सही हो जाएगा। ठीक है, कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन को अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसके बाद उसका पाचन जो है वो भोजन रसधानी में होता है। ठीक है, भोजन रसधानी में इसका पाचन होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आप चित्र में देख पाइएगा, ये आपका अमीबा का चित्र है और इस यहाँ पे ये जो है आपका कूटपाद है, ये भोजन को अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद फिर भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शंस आपके हैं यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर पांचवा ऑप्शन। तो मानव मूत्र के रंग पीला होने का कारण होता है यूरोक्रोम। ये उसकी प्रकृति होती है हल्का पीला होना। अब ज़्यादा पीला होने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं और सबसे पहली वजह है कम पानी पीना और दूसरी वजह जो है वो जॉन्डिस का हो जाना। तो जो प्राकृतिक रूप से हल्का पीला कलर होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। आप लोगों ने पवन चक्की देखी होगी और पवन चक्की में जो डैने लगे होते हैं, इस तरह से डैने लगे होते हैं पवन चक्की में, है ना। तो पवन चक्की में जो डैने लगे हैं, इनके घूमने के लिए, रोटेशन करने के लिए हवा की जो चाल है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, ताकि ये डैने रोटेशन कर सकें और इसके बाद जो है फिर विद्युत का उत्पादन हो सके। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हवा की चाल रहेगी तभी वहाँ पे ये काम कर पाएगा और विद्युत का उत्पादन हो पाएगा। और इसीलिए इसे ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ अक्सर तेज़ हवाएं चलती हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिए क्लास को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इनका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।